बस भाभी, बहुत बोल लिया आपने। कहीं इस तरह मम्मी से बात की जाती है? अब एक भी शब्द और नहीं। ये मम्मी है हमारी, इन्होंने किन परिस्थितियों में हम सबकी परवरिश करके इस मुकाम तक पहुंचाया है, ये हम लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। एक तो जिस गलती के लिए मम्मी को इतना सुना रही हैं वो गलती मम्मी ने की ही नहीं है। और मान लो अनजाने में गलती हो भी गई तो क्या आप मम्मी का मान सम्मान भूल जाएंगी? अंशु ने अपनी मम्मी का अपमान होते हुए देखकर बहुत तिलमिलाते हुए कहा। और भैया आप? भाभी लगातार मम्मी को अब शब्द बोले जा रही हैं और चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हैं। मुझको आपसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अंशु बेटा, तुम चुप रहो। अगर तुम भी बराबर से जुबान लड़ाने लगे तो इसमें और तुम में क्या फ़र्क रह जाएगा। अभी से पहले ही दीपा परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करते हुए बोली। वाह मम्मी जी, पहले तो बेटों को उकसाती हो और फिर उसको समझाने का नाटक करती हो। रंजना जो उतनी देर से जरा सी बात के कारण बिना वजह सास को सुनाए पड़ी थी। बहू, कुछ तो शर्म करो। मैंने क्या उकसाया अंशु को? तुम तो खुद उसके सामने मेरा अपमान पर अपमान किए जा रही हो। माना कि अभी की आंखों का पानी मर गया, उसको अपनी माँ का अपमान नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन एक बेटा अपनी माँ का अपमान इस तरह से होते हुए कैसे देख सकता है? दीपा बहुत दुखी होते हुए बोली, क्योंकि वो तो अपने परिवार को हमेशा हंसता खेलता देखना चाहती थी, कभी इस तरह की कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन कुछ परिस्थितियां चुपचाप जीवन में चली आती हैं और यही हुआ दीपा के साथ। चचेरी बहन के कहने पर उसके दूर के देवर की बेटी के साथ बड़े बेटे अभी की शादी कर दी। पहले तो राकेश ने मना भी किया, ये सोच लो कि ये रिश्तेदारी में अभी का रिश्ता करना सही रहेगा। लेकिन दीपा ने सोचा कि बड़ी बहन है तो सोच समझकर ही रिश्ता बताया होगा। देखने सुनने में भी रंजना अच्छी लगी और उसके मायके वाले भी ठीक ठाक। लेकिन रंजना शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक रही, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा रंग दिखाना शुरू किया कि दीपा के लिए तो गुड़ भरे हंसिया जैसा हाल हो गया। ना उगलते बन सकता था और ना निगलते। रंजना जब देखो तब दीपा को छोटी छोटी बातों के लिए मुंहफट जवाब दे देती। दीपा यही सोचती कि अभी बच्ची है, थोड़े दिनों में संभल जाएगी। लेकिन जिसको संभलना होगा वही तो संभलेगा। दीपा अकेले में बैठकर खूब फूट फूट कर रोती कि आखिर भगवान उससे कौन सी गलती हो गई जो उसको ऐसी सज़ा मिली। उसने तो बस हर अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ने के बाद अपने परिवार की खुशियां ही चाही थी, लेकिन शायद भगवान को वो भी मंजूर न था। दीपा अपनी चचेरी बहन से भी कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि उसको लगता कि ये सब उसकी किस्मत का ही दोष है। छोटा बेटा अंशु बाहर नौकरी करता था, इसलिए कम ही आ पाता। समय के साथ शादी उसकी भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी मनी बहुत ही संस्कारों से परिपूर्ण, सुशील। पहले तो रंजना अगर अभी के सामने दीपा से कुछ कहती तो अभी रंजना को समझाता, लेकिन धीरे धीरे अभी भी रंजना के रंग में रंगने लगा। राकेश भी ये सब देख सुनकर बहुत परेशान हो जाते। उनकी बीपी की समस्या की वजह से दीपा उनको कुछ बताती भी नहीं। समय बढ़ रहा था और रंजना की बदतमीजियां बढ़ती ही चली जा रही थीं। अब तो जब वो जी चाहे दीपा को कुछ भी बोल देती और अभी उसको अनसुना करके वहाँ से हट जाता। दीपा के दिल से कराह निकल जाती कि क्या ये वही बेटा है जो माँ के ऊपर अपनी जान लुटाता था। फिर भी कुछ ना बोलकर आंसुओं को चुपचाप पी लेती और वहाँ से हट जाती। होली का त्यौहार था और इस बार 2-3 साल के बाद अंशु भी आया था होली पर। रंजना ने अपने मायके से मिला क्रॉकरी सेट निकाला था, खास अपनी सहेलियों के आने पर। सहेलियों के नाश्ता कर लेने के बाद क्रॉकरी सेट तो अंदर पहुंच गया और रंजना वहीं पर सहेलियों के साथ बैठी रही। दीपा ने सोचा कि महंगी क्रॉकरी है, चलो मैं ही साफ करके रख देती हूँ। सारे बर्तन दीपा धुल चुकी थी, सिर्फ 2 प्याले बचे थे और पता नहीं क्या हुआ कि दीपा के हाथों से वो दोनों प्याले छूटकर नीचे गिर पड़े। जब तक रंजना की सहेलियां जा चुकी थी, अब तो रंजना के मुंह में जो आया वो अनाप शनाप दीपा को बोलने लगी। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे मायके से मिली हुई किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाया करो, लेकिन इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बस हमारी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े रहना है। पता नहीं कब पिंड छूटेगा इन लोगों से। काम धाम तो नाम भर का नहीं है और जब देखो तब नुकसान पर ही लगे रहते हैं। कभी इतना महंगा सेट देखा होता तो कद्र जानती उस चीज़ की, लेकिन इनको क्या फ़र्क पड़ता है। हराम की चीज़ थी तो तोड़ डाली। अगर अपने पति की कमाई की होती तब ना उसको हिफाजत से रखती। वो तो मेरे मायके से मिली हुई थी।
रंजना का ये सब बोलने का अभी के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंशु के लिए ये बर्दाश्त करना असंभव ही था। बस इसलिए वो मम्मी का अपमान देखकर तड़प उठा। इतनी ही परवाह है तो ले जाओ इनको अपने साथ, 4 दिनों में आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। रंजना ने तो बेशर्मी की हद पार कर दी। दीपा को मम्मी न कहकर उनके पर उतर आई। भाभी आप परेशान न होइए, हाँ मैं ले जाऊंगी मम्मी जी और पापा जी को अपने साथ। इतनी देर से चुप बैठी मनी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, वाह वाह, देखो तो जरा, आदमी तो बोल ही रहा था, अब तो मिड़की के मुंह में भी जुबान आ गई। रंजना बेहूदगी के साथ दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बोली, नहीं ये घर हम लोगों का है, हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमारे हाथ पैरों में ताकत है। उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पापा की दुकान अभी अच्छी खासी चल रही है और मैं भी रसोई बनाने में लाचार नहीं हूँ। हमारी दाल रोटी आराम से चल जाएगी, तुम लोगों के आगे हाथ फैलाने की नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी। और हाँ रंजना, रही घर छोड़ने की बात, तो अब तक मैंने तुम्हारी बहुत बदतमीजियों को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। अब ये घर छोड़कर तुम और अभी जाओगे, क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। जब धागे का गुच्छा बहुत ज़्यादा उलझ जाए और सुलझाया भी ना जा सके तो उसको तोड़कर फेंक देना ही बेहतर होता है। बहू, तुम्हारे साथ रहकर इस तरह रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक बार में ही मर जाना। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सब कुछ घुट घुट कर बर्दाश्त कर लेने वाली दीपा के अंदर आज की परिस्थिति को देखकर पता नहीं इतना बोलने की ताकत कहाँ से आ गई थी। शायद परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ही विकट नज़र आ रही थी। मम्मी होश में भी हो कि क्या कह रही हो? हम लोग क्यों ये घर छोड़कर जाएं? अब जाकर अभी के बोल फूटे जब उसको घर निकाला मिल रहा था। चलो कम से कम बेटा बोले तो तुम, लेकिन शायद मैं अभी तक बेहोश होती। अब जाकर होश आया है। अपना दोनों का बोरिया बिस्तर समेटो और अपना नया घर ढूंढो। बस 2-3 दिन की मोहलत तुमको देती हूँ। अब तो रंजना के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि आखिर इतना अच्छा घर कहाँ मिलेगा। अब तो रंजना ने भी अनुनय विनय करनी शुरू कर दी, लेकिन अब तो दीपा चिकना घड़ा बन चुकी थी। इतना सब कुछ घर में हो गया, लेकिन उस समय राकेश घर पर नहीं थे। वे किसी दोस्त से होली मिलने के लिए गए थे। आप बिना पापा की मर्जी से कोई फैसला नहीं सुना सकती, क्योंकि ये घर पापा का है। अभी और रंजना अपनी दाल दीपा के आगे गलती हुई ना देख कर बोले, चलो कम से कम अभी तो तुम्हें पापा की याद आई कि पापा भी तुमसे बड़े हैं, इस घर के सदस्य हैं। थोड़ी देर बाद राकेश ने घर लौटने के बाद जब सारी स्थिति को देखा तो उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन अभी और रंजना उनके सामने जाकर मगरमच्छी आंसू बहाने लगे। लेकिन उनके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि महसूस तो वो भी कहीं ना कहीं दीपा के अपमान को कर रहे थे और उन्होंने भी दीपा के फैसले को एकदम जायज़ ठहराया और अभी और रंजना को फिर से घर छोड़ने की हिदायत दे डाली। जो अपनी माँ का और मेरी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, वो मेरे घर में रहने का उत्तराधिकारी नहीं है। आखिरकार अभी और रंजना को वो घर छोड़ना ही पड़ा। दीपा ने अंशु और मनी के साथ भी जाने से उस समय इनकार कर दिया, लेकिन उसने मन ही मन गहरी सांस ली कि रोज़ रोज़ मरने से तो अच्छा एक बार में ही मर जाना है। अंशु और मनी ने कहा, मम्मी पापा आप लोगों को जब भी हमारी ज़रूरत हो बस आप हमें याद कर लीजिएगा और अपने बेटे और बहू के घर में नहीं अपने घर में आइएगा। आपके साथ रहना हमारा सौभाग्य होगा। यह कहकर दोनों अपनी नौकरी पर चले गए। फिलहाल तो दीपा जी अपने पति के साथ ज़िंदगी व्यतीत करने लगी। आपको दीपा जी का फैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।